In this video, we are going to start with accounts of insurance company. ठीक है, accounts of what? Insurance company. अब इंश्योरेंस ये नाम हम लोग ने ऑलरेडी ग्रुप 1 में एक बार पढ़ रखा है और उस टॉपिक का नाम क्या था? इंश्योरेंस क्लेम, राइट? लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंट्स का. किसका अकाउंट्स? इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर गोइंग अहेड, कैसे है? इंश्योरेंस कंपनी है. क्या है? इंश्योरेंस कंपनी. लेकिन इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब लोगों को ना है तो कंपनी, बट हम लोग ने इनको बोलते हैं स्पेशल कंपनीज. अब सवाल ये वर्ड बनता है कि सर स्पेशल क्यों? क्योंकि ना ये सब लोग जो अकाउंट्स अपना मेंटेन करते हैं और जो भी इन लोगों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये लोग अपने ही एक्ट के हिसाब से वो लोग काम करते हैं और इन लोगों का जो रेगुलेटरी बॉडी होता है वो अलग होता है. हाँ, अगर इन लोगों के एक्ट में कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है, देन इन दैट केस कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 जो भी लेटेस्ट है, दैट दे हैव टू फॉलो. बट उन लोगों का जो बेसिक सब आइडियाज होता है या बेसिक सब जो काम होता है वो लोग अपने ही एक्ट के हिसाब से करते हैं. तो व्हाट इज द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस एक्ट 1938. ओके. तो यहाँ पे एक बॉडी है जिसका नाम है IRDAI. नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, है ना? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो ये जो अथॉरिटी है ये क्या करता है? सब जो इंश्योरेंस कंपनी ऑल ओवर इंडिया उनको रेगुलेट करता है और उन लोगों को बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कैसे बनना चाहिए. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. देखते हैं क्या दिया है इस टॉपिक के अंदर. सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग? इंश्योरेंस इज एन अरेंजमेंट बाय विच अ कंपनी और द स्टेट undertakes to provide a guarantee of compensation for specified loss, damage, illness or death in return for payment of specified premium. अब क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे ना दो लोग होते हैं. एक होता है इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा होता है पब्लिक. ठीक है. अब ये पब्लिक को है ना, पब्लिक के पास प्रॉपर्टी है, लाइफ है उसका खुद का, प्लस बहुत सारे चीज उसके पास है जिसका ना उसको बड़ा टेंशन होता है, बड़ा रिस्क होता है कि अरे गुम गया तो, अगर कुछ हो गया तो, आग लग गया तो बहुत सारा ना टेंशन है इस पब्लिक को. तो ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक लोग, वो टेंशन है ना इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं, राइट? और खुद टेंशन फ्री हो जाता है. मतलब अगर कल जाके इनको कुछ लॉस होता है तो वो लॉस कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. लेकिन अब यहाँ पे जो पब्लिक का लॉस है वो अब किसका लॉस होने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी का, राइट? तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक को क्या बोलता है? एक काम करो, तुम मेरे को प्रीमियम पे करो. क्या पे करो? प्रीमियम. प्रीमियम इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द पॉलिसी अमाउंट जो मतलब पब्लिक को पे करना होता है एंड दे गेट इंश्योर्ड. तो यहाँ पे मीनिंग में क्या लिखा है, मैं एक बार वापस से रीड कर देता हूँ, ध्यान से देख लो जरा. उसने बोला है इंश्योरेंस जो है ना, इट इज एन अरेंजमेंट बाय विच अ कंपनी, कंपनी बोले तो इंश्योरेंस कंपनी, और द स्टेट अंडरटेक्स टू प्रोवाइड अ गारंटी. गारंटी काय का? ऑफ कॉम्पेंसेशन. कॉम्पेंसेशन मतलब अगर कुछ हो गया तो हम भर के देंगे तुमको. फॉर स्पेसिफाइड लॉस, मतलब अगर तुमने इंश्योरेंस लिया है लॉस बाय फायर का और
फॉर एग्जाम्पल वहां पे फ्लड आ गई तो वो इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। अगर आग लगने की वजह से ही लॉस हो रहा है देन ओनली इट विल बी कवर्ड। तो वहां पे लिखा है फॉर स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस, अगर बीमार होते हो, हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। और डेथ, अगर लाइफ का इंश्योरेंस कराया है और तुम्हारा डेथ हो गया तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी उसके बदले में कॉम्पेंसेशन मिलता है। इन रिटर्न्स, मतलब अगर तुमको ये सब चाहिए तो इन रिटर्न क्या तुमको भरना पड़ेगा? इन रिटर्न ऑफ व्हाट? इन रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रीमियम। मतलब ये जो पब्लिक है वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या पे करेगा? प्रीमियम। और फिर इंश्योरेंस कंपनी उनका जो रिस्क है वो उसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। ओके, सो दिस वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। इफ यू सी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है पॉलिसी। कभी भी ना हम लोग अगर इंश्योरेंस करवाते हैं तो हम लोग को ना एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी। अब उस पॉलिसी में क्या क्या लिखा है जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग। उसमें लिखा है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑब्वियस वहां पे दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक पब्लिक के बीच में। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन। तो ये दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी एंड द पर्सन। लेकिन उसने क्या बोला है? इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड द इंश्योरर। अच्छा, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस हमको प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरर। एंड द पर्सन इंश्योरिंग हिज रिस्क कॉल्ड द इंश्योर्ड। तो इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड मतलब वो आदमी, वो पर्सन जो इंश्योरेंस करवा रहा है। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल दो लोग हैं, एक है इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा है पब्लिक, राइट। तो यहाँ पे देखो बेसिकली जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं हम लोगों के दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों को जो कुछ भी एंट्री करना है या जो कुछ भी करना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के करना है, हम लोग किसके हिसाब से सोच के एंट्री बुक्स में करेंगे। हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सोच के करेंगे कि हम लोग पब्लिक के हिसाब से सोच के करेंगे? हम लोग है कौन, राइट? तो हमको किसके हिसाब से सोच के एंट्री पास करना है। ओके, अगर मैं तुम लोगों को याद दिलाऊं, जैसे हम लोग ने ग्रुप 1 में ऑलरेडी एक टॉपिक किया था जिसका नाम था इंश्योरेंस क्लेम। तो वहां पे इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे ना हम लोग पब्लिक थे, हम लोग इंश्योर्ड थे, हम लोगों ने इंश्योरेंस लिया था तो हमको क्लेम मिल रहा था, राइट। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर उसके हिसाब से सोच के किया कि हम लोग कौन है, हम लोग पब्लिक है और पब्लिक के हिसाब से हम लोगों ने सब ट्रांजैक्शन और जो कुछ भी था वो प्रोसीजर किया। लेकिन यहाँ पे अगर तुम लोग टॉपिक का नाम पढ़ोगे तो टॉपिक के नाम में ही लिखा है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो कॉमन सेंस है इस टॉपिक के अंदर हम लोग कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो हमको यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर जो कुछ भी सोचना है हमको इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से सोचना। We have to think from insurance company's point of view, as if we are insurance company. Okay, चलो, तो यहाँ पे हम लोग कौन है? We are the insurer, right? और पब्लिक कौन होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है it specifies all the condition subject to which the policy is what? Issued। मतलब किसका रिस्क कवर होगा, प्रीमियम का अमाउंट क्या होगा, पॉलिसी अमाउंट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी उससे रिलेटेड है वो सब चीज उस एग्रीमेंट के अंदर, उस पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा। ओके, देन these conditions bind both the parties। कॉमन सेंस से दोनों को ये जो एग्रीमेंट है वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, तो उसने लिखा है कि दोनों को वो कंपलसरी है। फिर उसने क्या बोला? इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अब रिटर्न एग्रीमेंट है तो कॉमन सेंस वो डॉक्यूमेंट रहेगा, विच द इंश्योरेंस कंपनी इशूज
after receiving the premium. फटाफट बताओ what is premium? Premium is the amount paid by the insured to the insurer for this insurance. Okay? चलो, तो ये हो गया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस, पॉलिसी का मतलब क्या होता है, राइट? अब हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. तो पहले अगर मैं पॉलिसी के हिसाब से बात करूं तो दो टाइप का इंश्योरेंस होता है. एक होता है लाइफ इंश्योरेंस एंड द अदर इज व्हाट? जनरल इंश्योरेंस. ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एकदम सिंपल लिखा हुआ है. लाइफ इंश्योरेंस का मतलब वो इंश्योरेंस जो लाइफ को कवर्स लाइफ लॉस, राइट? उसमें भी अलग दो कैटेगरीज है. एक होल टाइम लाइफ पॉलिसी होता है, एक एंडाउमेंट होता है. होल टाइम लाइफ पॉलिसी मतलब जब तुम्हारा डेथ होगा तो घर वालों को पैसा मिलेगा. एंडाउमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? हम स्पेसिफिक ईयर्स के लिए, जैसे 25, 30, 35 ईयर्स के लिए हम लोग वो पॉलिसी लेते हैं, राइट? और अगर वो ईयर कंप्लीट हो गया तो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा. अगर डेथ हो गया तो घर वालों को मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, राइट? तो लाइफ इंश्योरेंस में भी दो टाइप की अलग अलग पॉलिसीज होते हैं और भी उसके अंदर बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं. बेसिकली ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू. ठीक है. अब जनरल इंश्योरेंस का अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग उसको डिवाइड करते हैं इनटू थ्री पार्ट्स. पहला है फायर इंश्योरेंस, दूसरा है मरीन इंश्योरेंस एंड थर्ड इज व्हाट? मिसलेनियस, बोले तो अदर्स. तो फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या? आग लगने की वजह से जो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करवाता है, दैट इज नोन एज फायर इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस मतलब जब भी शिप से कोई जहाज या कोई गुड्स कैरी कर रहे हैं अपन थ्रू वाटर और उसमें जो रिस्क हम लोगों को लगता है और वो जब हम लोग कवर करते हैं तो दैट कवरेज इज नोन एज व्हाट? इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस. एंड देन देयर इज अदर्स. अदर्स मतलब बाइक इंश्योरेंस हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया और न जाने कितने सारे इंश्योरेंस हो गया. जैसे लॉस बाय थेफ्ट हो गया, उसके लिए अगर हम लोग कोई इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो ऑल दैट आर पार्ट ऑफ व्हाट? मिसलेनियस. ओके. अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब हम लोग यहाँ पे ना कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं कि वो कॉन्सेप्ट होता कैसे है और इंश्योरेंस कंपनी में हम लोगों को उसके साथ डील कैसे करना है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं. ओके. चलो, लेट अस अज्यूम कि ये अपना इंश्योरेंस कंपनी है ए. किसका इंश्योरेंस कंपनी है? अपना इंश्योरेंस कंपनी ए. ठीक है. नेम ऑफ द कंपनी इज ए. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो अपना कंपनी है ए, उसका काम क्या है? सर काम का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी तो रिस्क कवर करने का ही तो काम होगा ना. हाँ, तो इसका काम है रिस्क को कवर करना, राइट? तो ये क्या करेगा? ये अपना इंश्योरेंस का जो पॉलिसीज है वो किसको बेचेगा? सर ये जो है ना, ये अपना इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है वो किसको बेचेगा? पब्लिक को, राइट? किसको बेचेगा? पब्लिक को. बराबर है. तो बताओ फटाफट, पब्लिक के पास से हम लोग क्या लेंगे? पब्लिक के पास से हम लोग क्या लेंगे? सर अगर हम लोग उसको इंश्योरेंस करके दे रहे हैं तो पब्लिक के पास से तो हम लोग प्रीमियम लेंगे. वेरी गुड. तो यहाँ पे हो गया प्रीमियम रिसीट. मतलब यहाँ पे हम लोगों को प्रीमियम मिलेगा. किसके पास से? पब्लिक के पास. ओके. अगर मान लो कोई इंसिडेंट होता है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है या जो भी है, वो इंसिडेंट हो गया, फिर सर फिर तो हम लोग को क्लेम देना पड़ेगा. वेरी गुड. तो क्लेम पेड, तो हमको यहाँ पे क्लेम देना पड़ेगा, राइट? ओके. इंश्योरेंस कंपनी में ना एक बहुत बड़ा रोल
जो बिजनेस में प्ले करते हैं वो लोग होते हैं एजेंट। नॉर्मली अगर तुमको कभी भी इंश्योरेंस करवाना है तो कैसे घर पे एजेंट लोग आते हैं, एजेंट लोग हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, राइट, और फिर जाके हम लोग को इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मेन रोल है वो एजेंट का भी होता है। तो फटाफट बताओ मुझे, एजेंट को कमीशन हमको देना पड़ेगा कि हमको मिलेगा? हम लोग इंश्योरेंस कंपनी, तो हमको कमीशन मिलेगा या हमको देना पड़ेगा? सर, एजेंट लोग हमको बिजनेस ला के दे रहे हैं, तो इन दैट केस हमको है ना कमीशन उनको देना पड़ेगा, विच विल बिकम और एक्सपेंस। सो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कमीशन पे। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्रीमियम, एक होता है क्लेम, और तीसरा होता है कमीशन। ये तीन चीज अगर प्रॉपर्ली तुमको समझ में आ गया तो समझ लेना ऑलमोस्ट इंश्योरेंस कंपनी का जो टॉपिक है इट इज कवर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन है? पब्लिक। पब्लिक को अप्रोच कौन करता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए? एजेंट, राइट। पब्लिक कंपनी को क्या देता है? प्रीमियम। तो प्रीमियम कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? इट इज वन टाइप ऑफ इनकम, क्योंकि कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। बदले में अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा? क्लेम देना पड़ेगा, तो विच बिकम्स वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। और जो बिजनेस जिसने लाया एजेंट ने, उसको कंपनी क्या देगा? कमीशन। ओके, चलो। तो ये जो एजेंट के थ्रू जो बिजनेस आता है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट बिजनेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बिजनेस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बिजनेस। ये बिजनेस किसने लाया है? एजेंट ने। ओके, नाउ अब मुझे एक बात बताओ, लेट अस अज्यूम कि मेरे पास अनिल अंबानी सर आ गए और मेरे को बोला कि मेरे को मेरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करना है। फटाफट मेरे को बताओ, मैं खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? इतना बड़ा आदमी मेरे पास आया है इंश्योरेंस करवाने के लिए, अब इसका इतना ह्यूज प्रॉपर्टी है तो उसका इंश्योरेंस करवाएंगे तो प्रीमियम भी अच्छा खासा मिलेगा एंड सब कुछ। तो बताओ मेरे को खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए, बिजनेस आ रहा है बॉस, है ना। तो चलो फटाफट मैंने क्या किया, अंबानी सर का मैंने इंश्योरेंस करवा दिया। अब अंबानी सर क्या हो गए? फ्री हो गए, घर पे चले गए, आराम से अभी आराम कर रहे हैं। भाई घर को कुछ अगर हो गया तो अपना कोई टेंशन नहीं है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमको क्लेम दे देगा। अब मुझे ये बताओ, क्या हम चैन से सो पाएंगे? अगर मान लो कल जाके अंबानी सर के घर पे अगर आग लगता है और पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जल जाता है, इन दैट केस तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी को बेच भी देंगे तो भी उतना पैसा नहीं आना है। तो अभी अंबानी सर तो रिस्क फ्री हो गए, सब टेंशन अपने सर पे आ गई, बोले अब करे तो करे क्या? तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने से भी बड़ा कोई एक इंश्योरेंस कंपनी देखते हैं, चलो उसका नाम ले लेते हैं बी इंश्योरेंस कंपनी। तो अपने से कोई एक बड़ा इंश्योरेंस कंपनी हम लोग देखते हैं और हम जाके ना अंबानी सर का इंश्योरेंस फिर करवा लेते हैं। जो इंश्योरेंस हमने अंबानी सर का किया था उसी का इंश्योरेंस हम क्या करते हैं, फिर से करवा लेते हैं। तो बताओ फटाफट, इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी कौन है? सर इन दिस केस तो इंश्योरेंस कंपनी भी है, तो वो इंश्योरर होगी। और बताओ इंश्योरेंस किसने करवाया? हमने करवाया, तो यहाँ पे हम लोग बन जाएंगे इंश्योर्ड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस का ना फिर से इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस, राइट। लेकिन हम लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं सीडेड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। क्या बोलेंगे? री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। ओके, तो बताओ फटाफट, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कौन है? बी। तो वो कौन बन गया? इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन है? हम लोग, ए। तो इन दैट केस बताओ, अब हम लोगों को प्रीमियम मिलेगा या हमको प्रीमियम देना पड़ेगा? सर, अब तो मुझे लग रहा है अपने को तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे होता है प्रीमियम पेड। हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब मान लो अंबानी सर के घर पे आग लग गया और उनको लॉस हो गया, वो मेरे पास आएंगे, बराबर है। मैं किसके पास जाऊंगा? बी के पास। तो मैं क्या करूंगा? बी से पैसे ले लूंगा और सर को दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे बताओ फटाफट, अगर कोई लॉस होता है, अगर कोई इंसिडेंट होता है, तो क्लेम हमको मिलेगा या हमको देना पड़ेगा? सर, इन दिस केस तो क्लेम मिलेगा। तो क्लेम यहाँ पे होता है रिसीव्ड, राइट। अच्छा मुझे बताओ, हमने ये जो इंश्योरेंस कंपनी है बी, उसको हमने बिजनेस दिया है या उससे हमने बिजनेस लिया है? सर, उनको तो हमने बिजनेस दिया है, हमने उनके पास से इंश्योरेंस करवाया है। तो इन दैट केस हमको उनके पास से ना कमीशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमने उनको बिजनेस दिया। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या होगा? हमको कमीशन रिसीव होगा। समझ में आ रहा है? हमको कमीशन क्या होगा? रिसीव। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। सीडेड का मतलब होता है अपना बिजनेस हम किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने इंश्योरेंस का हम लोग फिर से इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। क्लियर? तो यहाँ पे सब चीज उल्टा होता है। नॉर्मली हमको प्रीमियम मिलता है, बट यहाँ पे हमको क्या करना है? प्रीमियम पे करना है। नॉर्मली हमको क्लेम पे करना होता है, यहाँ पे हमको क्लेम मिलेगा। नॉर्मली हम कमीशन भी पे करते हैं, यहाँ पे हमको कमीशन रिसीव होगा। ओके, वेरी गुड। अब मान लो तीसरा एक इंश्योरेंस कंपनी और है, छोटू सा, जो अपने से भी ज्यादा छोटू है, सी। अब इसके पास कोई एक फिल्म स्टार चले गया इंश्योरेंस करवाने के लिए, उसी में इसको टेंशन आ रहा है, अरे यार इतना सारा पैसा है, इतना सब है, मैं इंश्योरेंस करवा लिया, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे टाइप के लोग अपने पास आके इंश्योरेंस करवाएंगे, राइट। तो इन दिस केस हमको क्या करना पड़ेगा? इसको भी हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस बिजनेस, लेकिन इस बार बिजनेस मैंने दिया नहीं है किसी और को, हमने किसी और से लिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेड। इसको हम क्या बोलेंगे? री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। क्या बोलेंगे? री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। ओके, तो चलो फटाफट मुझे बताओ, प्रीमियम हमको मिलेगा या हमको देना पड़ेगा? सर, प्रीमियम तो मिलेगा, तो बस प्रीमियम रिसीव। अच्छा मुझे बताओ, क्लेम हमको मिलेगा या देना पड़ेगा? सर, इनको तो क्लेम हमको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे पास से इंश्योरेंस करवाया है। तो यहाँ पे होगा क्लेम पेड। एंड बिजनेस उन्होंने हमको दिया या हमने उनको दिया? सर, बिजनेस तो उन्होंने हमको दिया। इन दैट केस हमको उनको और क्या पे करना पड़ेगा? वी हैव टू पे व्हाट? कमीशन। तो आएगा कमीशन पे। ओके, तो बोलो, अगर हमको किसी दूसरे कंपनी के पास से री इंश्योरेंस हम ले रहे हैं, तो इन दैट केस हमको क्या मिलेगा? प्रीमियम मिलेगा, राइट। और हमको क्लेम पे करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमको कमीशन भी पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया, व्हाट इज री इंश्योरेंस। एंड री इंश्योरेंस में दो चीज होता है, एक सीडेड होता है और एक एक्सेप्टेड होता है। सीडेड मतलब हमने अपना बिजनेस किसी और को दिया, और एक्सेप्टेड का मतलब किसी और का बिजनेस हमने लिया।
राइट। ओके, अगर अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ लिखा है प्रीमियम रिसीव्ड, यहाँ पे भी लिखा है प्रीमियम रिसीव्ड, है ना, लेकिन यहाँ लिखा है प्रीमियम पेड। मतलब ये जो री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड है ना, उसमें उल्टा हो रहा है। ठीक है, क्लेम का बात कर लो, यहाँ देखो लिखा है क्लेम पेड, यहाँ पे भी क्लेम पेड, और यहाँ देखो क्लेम रिसीव्ड है। ओ अच्छा, एंड लास्ट यहाँ देखो कमीशन पेड, कमीशन पेड, और यहाँ क्या है कमीशन रिसीव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्ट बिजनेस है ना, डायरेक्ट बिजनेस का मतलब हमने पब्लिक को अप्रोच किया, हमारे एजेंट ने पब्लिक को अप्रोच किया और हमको वो बिजनेस मिला है। तो डायरेक्ट बिजनेस और ये री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड दोनों भी सेम है। प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड, क्लेम पेड, कमीशन पेड। इसका मतलब डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड हमेशा ना ऐड होगा, ऑलवेज। प्रीमियम रिसीव्ड उसमें और मिलेगा तो ऐड होगा, क्लेम पेड उसमें और पे किया तो वो भी ऐड होगा, कमीशन पेड उसमें और पे किया तो वो भी ऐड होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड का, तो इन दिस केस ये देखो पूरा का पूरा ना उल्टा है। प्रीमियम दोनों जगह पे रिसीव्ड है तो यहाँ पे पेड है, फिर सिमिलरली क्लेम बाकी जगह पे पेड है तो यहाँ रिसीव्ड है, कमीशन पेड है तो यहाँ पे रिसीव्ड है। तो इसका मतलब ये जो है, ये इसको ना हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो दिमाग में ना एक चीज फिट कर लो, डायरेक्ट बिजनेस उसमें ना हमेशा ऐड होगा। फटाफट बताओ क्या? री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड हमेशा ऐड होगा। और माइनस क्या होगा बताओ फटाफट? सर माइनस होगा री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। वेरी गुड। तो डायरेक्ट बिजनेस उसमें एक्सेप्टेड हमेशा ऐड होगा और सीडेड हमेशा माइनस होगा। एक्सेप्टेड क्यों हमेशा ऐड होगा? क्योंकि दोनों प्रीमियम रिसीव्ड है, क्लेम दोनों भी पेड है, कमीशन दोनों भी पेड है। वेराज अगर मैं सीडेड का बात करूँ सब उल्टा है, प्रीमियम रिसीव के जगह पे पेड है, क्लेम पेड के जगह पे रिसीव्ड है, और कमीशन पेड के जगह पे रिसीव्ड है। तो दिमाग में फिट कर लो ये चीज कि डायरेक्ट बिजनेस के अंदर जो एक्सेप्टेड होता है वो हमेशा ऐड होता है, और जो सीडेड होता है वो हमेशा क्या होगा? लेस होगा। क्लियर? कंफर्म? तो ये जो अभी डायग्राम तुम लोग के सामने जो दिख रहा है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज अगर तुम लोगों को ढंग से समझ में आ गया कि क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, और कब वो रिसीव्ड होता है, कब वो पेड होता है, क्या एक्सेप्टेड है, क्या सीडेड है, क्या डायरेक्ट बिजनेस है, तो ऑटोमेटिकली समझ लेना तुम लोग को पूरा का पूरा टॉपिक आ जाए। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली अगर तुम लोग ने ध्यान से देखा होगा तो हम लोग ने टोटल 3 नाम का ज्यादा यहाँ पे जिक्र किया है। वन इज प्रीमियम, सेकेंड इज क्लेम, एंड थर्ड इज कमीशन। प्रीमियम जो है ना ये अपना नोट नंबर 1 है, क्लेम जो है वो अपना नोट नंबर 2 है, और कमीशन जो है दैट इज अवर नोट नंबर 3। अगर हम लोग जनरल इंश्योरेंस का बात करें तो ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा तुम लोग को ये बता दूं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में भी हम लोगों को क्या बनाना होता है? एक होता है रेवेन्यू अकाउंट
एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो रेवेन्यू अकाउंट इज वन टाइप ऑफ अवर ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट, बैलेंस शीट। टोटल ये तीन चीज अपने को नॉर्मली करना होता है। अच्छा, अपने एग्जाम का बात करूँ ना, तो एग्जाम में ना सिर्फ यही पूछते हैं। एग्जाम में रेवेन्यू अकाउंट दे आस्क मैक्सिमम टाइम। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस का बात करूँ, लाइफ इंश्योरेंस, तो ना इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ए। और अगर मैं जनरल इंश्योरेंस का बात करूँ तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट बी। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है पार्ट ए आर ए, मतलब रेवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और वहीं पे पार्ट बी अगर बोला है तो दैट बिकम्स व्हाट, जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अगर हम लोग जनरल इंश्योरेंस कंपनी का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखो लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, एज पर IRDA regulations, financial statement of general insurance companies consist of three parts, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। पहला पार्ट उसने बोला रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बोला है बैलेंस शीट, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म बी, है ना। फटाफट बताओ, फॉर्म ए किसका है, लाइफ इंश्योरेंस, वेरी गुड। तो ये क्या लिखा है फॉर्म बी, क्योंकि ये क्या है, जनरल इंश्योरेंस, राइट। आर ए मतलब क्या, रेवेन्यू अकाउंट। ओके ना, अब उसका ना जरा हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं, देखते हैं कि कैसे है वो। दिस इज योर रेवेन्यू अकाउंट, ओके। उसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहला अगर तुम ध्यान से देखो ना, यहाँ लिखा है प्रीमियम अर्न, प्रीमियम अर्न शेड्यूल नंबर 1, राइट। फिर उसके बाद अदर्स है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, रेंट है, बट इनका कोई शेड्यूल नंबर नहीं है। ओके, देन ये हो गया अपना टोटल ए, ए का मतलब टोटल रिसीट्स, राइट। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लेम्स इनकर्ड, अब ये आ गया खर्चा, पेमेंट, यहाँ देखो शेड्यूल नंबर 2 है। कमीशन शेड्यूल नंबर 3 है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बिजनेस को चलाने का खर्चा रिलेटिंग टू व्हाट, इंश्योरेंस, वो लिखना है। और फिर उसके बाद अदर, टोटल ले लो उसका, इनकम माइनस एक्सपेंस, ये तुम लोग को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो ये है अपना इनकम ए, दिस इज योर एक्सपेंस बी, ए माइनस बी विल गिव यू व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एग्जाम में वो पूछते नहीं है। बट अगर तुम लोग को देखना है तो तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, इट इज अवर नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंस, जैसे अपन रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही है यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे पहले उसने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर तीन चीज लिया है, फायर, मरीन एंड व्हाट, मिसलेनियस। फिर इनकम्स एंड इन्वेस्टमेंट लिखा है। वंस अगेन यहाँ देखो इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट वापस आ गया। सॉरी, यहाँ पे ऊपर भी तो था। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये जो इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट है ना, ये स्पेसिफिक है, मतलब फायर से अलग, मरीन से अलग, और मिसलेनियस का रहेगा तो उसका अलग। ये जो है यहाँ पे इट इज जनरल, मतलब तुम लोग अगर बता नहीं पा रहे हो फायर का है, मरीन का या किसका है, देन इन दैट केस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस रहेगा तो उसमें से माइनस कर दो, राइट। देन आफ्टर दैट देयर इज प्रोविजंस अदर देन व्हाट, टैक्सेशन। फिर उसमें अदर एक्सपेंसेस है, राइट। और सब जब तुम इनकम माइनस एक्सपेंस करेगा यू विल गेट व्हाट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स करेंगे तो आफ्टर टैक्स, and then we'll get what, profit available for appropriations.
फिर अप्रोप्रिएशन इसमें से ये सब चीज माइनस कर दो, राइट, यू विल गेट व्हाट, बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। मैंने ये सब चीज एकदम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि कैसे एग्जाम में ये सब चीज पूछते नहीं है। इफ यू वांट यू जस्ट वांट यू कैन रेफर। फिर ये उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, सो देयर इज नो सेंस इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अगर ये सब करना है तो इट विल बी टू हेवी टॉपिक, और इससे रिलेटेड कोई सम्स भी नहीं है मॉड्यूल में अगर मैं जनरल इंश्योरेंस का बात करूँ तो। ठीक है, तो हम लोग फोकस करने वाले हैं सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट पे, और जो भी सम्स हम लोगों को यहाँ पे मॉड्यूल में दिया है वो सबके सब सम्स हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 25 फ्रॉम योर मॉड्यूल। क्या लिखा है, लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स appearing in the books of fire insurance division of general insurance company, ठीक है, show the amount of claim as it would appear in revenue account for the year ended 31st March 2014। ओके, तो पहली बात इसके अंदर क्या क्या नोटिस करने जैसे वो देख लेते हैं। पहले तो एक ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भी ये कौन सा डिवीजन है, फायर वाला है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो मतलब फाइंड करने बोला है। क्या फाइंड करने बोला, अमाउंट ऑफ क्लेम, दैट इज अवर शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 ही था ना अपना। शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम था, शेड्यूल नंबर 2 क्लेम्स, शेड्यूल नंबर 3 क्या था, कमीशन, शेड्यूल नंबर 4 क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 2 उसने पूछा है एज इट वुड अपीयर इन रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2014। ठीक है, तो अपना जो करंट ईयर है, करंट ईयर वो कहां से कहां तक है, थर्टी फर्स्ट मार्च 14 इज आवर ईयर एंड। तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा, 1 अप्रैल 2013 को स्टार्ट हुआ रहेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट समझने जैसे वो समझ लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड लिखा है दैट इज क्लेम पेड। क्लेम पेड, अच्छा मेरे को बताओ हम लोग क्लेम कब कब पे करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, व्हेन डू वी पे क्लेम। अगर तुम लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक क्लेम पेड है और यहाँ पे एक क्लेम पेड है, ये वाला। तो कहाँ कहाँ पे हम लोग क्लेम पे कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बिजनेस में और एक री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड में, राइट। और अगर मैं सीडेड का बात करूँ तो क्लेम क्या हो रहा है, सर क्लेम तो मिल रहा है, क्लेम इज रिसीव। ओके, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्लेम पेड बोला है, क्लेम पेड, तो बताओ क्लेम पे कहाँ कहाँ होता है। सर क्लेम पे होता है एक तो डायरेक्ट बिजनेस में जो कि वो ये है, और सर यहाँ पे ने री इंश्योरेंस तो दिया है लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि वो री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड है या फिर री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे लिखा है क्लेम पेड, मतलब ये क्लेम पेड है, ये भी क्लेम पेड ही है। तो बताओ फटाफट ये क्या रहेगा। सर अगर ये क्लेम पेड है तो ये होगा री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। क्या होगा, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो उसके बाद उसने ना लिखा है क्लेम्स पेबल। ओ हो, अब क्लेम पेड है और कुछ है क्लेम्स पेबल। ठीक है, उसके बारे में थोड़े टाइम के बाद डिस्कस करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। क्लेम्स लिखा है रिसीव्ड, फटाफट मुझे बताओ क्लेम रिसीव्ड बोला है, रिसीव्ड क्लेम कहाँ से मिलता है बताओ फटाफट। सर क्लेम्स रिसीव्ड बोला तो री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड रहेगा वो। ओके, तो क्लेम्स रिसीव्ड मतलब अगर मैं इनका बात करूं, ये तीनों का,
तो ये है मेरा री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। और अगर मैं इन तीनों का बात करूं, पेड और पेएबल का, तो ये बन जाएगा मेरा री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब हम लोगों को ये समझ में तो आ गया कि सर हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को ये तो पहले से ही मालूम है, डायरेक्ट बिजनेस है, उसमें री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड को ऐड करना है और री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड को माइनस करना है, एंड दिस विल बी माय आंसर। वो हम लोगों को समझ में आ गया। लेकिन सर डायरेक्ट बिजनेस का अमाउंट क्या है, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का अमाउंट क्या है, और री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड का अमाउंट क्या है, वो तो पता चलना चाहिए। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग रेवेन्यू अकाउंट, बराबर। रेवेन्यू अकाउंट हम लोग क्या फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वेरी गुड। तो बेसिकली सब लोगों को मालूम है कि हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो कैलकुलेट करंट ईयर का प्रॉफिट। तो ये जो रेवेन्यू अकाउंट बनाया भी जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है, टू कैलकुलेट व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन से ईयर का, सर करंट ईयर का। तो बताओ फटाफट, तुम लोगों का क्लेम जो है वो तुम लोग का एक्सपेंस है, लेकिन वो कौन से ईयर का एक्सपेंस तुमको चाहिए, सर करंट ईयर का। वेरी गुड। तो बताओ अगर कोई क्लेम लास्ट ईयर का है, तुमने करंट ईयर में पे किया, लास्ट ईयर का क्लेम तुमने करंट ईयर में पे किया, चलो मान लिया तुमने करंट ईयर में पे किया, कोई दिक्कत नहीं, बट वो है कौन सी ईयर का क्लेम, सर लास्ट ईयर का, तो उसको करंट ईयर से माइनस कर दो, राइट। सिमिलरली करंट ईयर का क्लेम तुम पे करने वाला है नेक्स्ट ईयर में, करंट ईयर में क्लेम इज आउटस्टैंडिंग, क्लेम इज पेएबल, वो तुम कब पे करेगा, नेक्स्ट ईयर में। चलो मान लिया तुम नेक्स्ट ईयर में पे करेगा, बट वो है कौन सी ईयर का, सर करंट ईयर का, तो वो क्या हो जाएगा, आया। समझ में आया। तो मुझे बताओ ये जो पहला ये है वो क्या है, सर वो है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर पेड इन करंट ईयर। लास्ट ईयर का तुम करंट ईयर में पे कर रहे, इट इज ओके, बट वो है कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का, तो क्या होएगा, माइनस। सिमिलरली ये क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर पेबल इन नेक्स्ट ईयर, बराबर है। अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो ये है अपना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ये है अपना क्लोजिंग वाला आउटस्टैंडिंग, राइट। तो ओपनिंग को क्या करना है फटाफट बताओ, सर ओपनिंग को करना है माइनस और क्लोजिंग को कर देना है प्लस। क्लियर। तो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट, ऐसे टाइप से बिल्कुल भी याद मत रखना कि ओपनिंग माइनस करना है और क्लोजिंग प्लस करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट अपन 12th स्टैंडर्ड से वैसे ही करते आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर अगर अपन करंट ईयर में पे करते तो माइनस ही होता है, और करंट ईयर का तुमको नेक्स्ट ईयर में पे करना है तो वो ऐड ही होगा। 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा तो था आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, राइट। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में पे किया तो माइनस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर में पे करना है तो प्लस। ओके, चलो तो देख लेते जरा क्या दिया है। क्लेम पेबल, क्लेम पेबल 1 अप्रैल 2013, मतलब ये जो पेबल है वो कौन सा है, ओपनिंग का है। ओपनिंग का मतलब कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का तुम पे कब करेगा, करंट ईयर में, लेकिन ये है कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। सिमिलरली claims payable on 31st March 2014, मतलब ये ईयर एंड मतलब क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, मतलब ये तुम पे कब करेगा, नेक्स्ट ईयर में, बट ये है कौन सी ईयर का, सर करंट ईयर का। अब करंट ईयर का तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रेजेंटेशन कैसे आएगा। ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अब यहाँ पे हम लोग ना इन लोगों के सॉल्यूशन को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हम लोग अपने हिसाब से अपना सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, चलो, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन कि उसको हमें कैसे करना है। शेड्यूल 2 क्लेम, ठीक है। चलो, तो ये है अपना एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, दिस इज अमाउंट कॉलम एंड दिस इज ऑल्सो अमाउंट का कॉलम। ओके, चलो, सबसे पहला हेडिंग आ जाएगा डायरेक्ट बिजनेस। क्या आएगा? डायरेक्ट बिजनेस। उसमें आएगा क्लेम पेड। बोलो, डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम पेड कितना है? तो डायरेक्ट बिजनेस का क्लेम पेड है 46,70,000, राइट। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर पेड इन करंट ईयर, तो क्या करोगे? माइनस आउटस्टैंडिंग ऑन, क्या डेट है? 1 अप्रैल 2013। अमाउंट क्या है सर? 7,63,000। ओके, एड बोलो, आउटस्टैंडिंग ऑन कौन सा डेट सर? 31 मार्च 2014। कितना अमाउंट है सर? 8,12,000। So what is the amount? 46,70,000 plus, sorry, minus 7,63,000 plus 8,12,000. That comes to 47,19,000. बोलो, इसमें हम लोग क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे। क्या ऐड करोगे बताओ? री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, बराबर है। चलो, वंस अगेन वही तीन आइटम, क्लेम्स पेड माइनस outstanding on 1st April 2013 plus outstanding on 31st March 2014। ठीक है, समझा? चलो, तो देख लेते व्हाट इज क्लेम पेड। सर, क्लेम पेड है 7 lakhs, ओपनिंग है 87,000 एंड क्लोजिंग है 53। Sure. क्या आएगा बोलो? 7 lakhs minus 87,000 plus 53,000, that comes to 6,66,000 minus क्या बोलो? री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड, है ना? तुम लोग को फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना। चलो, अब री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड में क्या होगा वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड में क्लेम पे होता है कि रिसीव होता है? सर, क्लेम तो रिसीव होगा ना। वेरी गुड, चलो तो क्लेम को रिसीव कर ले। क्लेम रिसीव कितना? सर, क्लेम रिसीव्ड है 2,30,000। ओके सर, यहाँ पे ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस होगा ना सर? मैं बताता हूँ, रुको।
आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2013। अब देखो यहाँ पे क्लेम हम लोग को मिल रहा है आउटस्टैंडिंग ऑन डे 1 का मतलब क्या, ये वो क्लेम है जो मेरे को पिछले साल मिलना चाहिए था और अभी मिल रहा है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं मिला था। तो आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2013 मतलब जो लास्ट ईयर का मेरा इनकम था वो लास्ट ईयर में नहीं मिला, इसीलिए करंट ईयर में मिल रहा है। चलो ठीक है, मान लिया करंट ईयर में तुमको मिल रहा है, बट वो है कौन सी ईयर का, सर वो तो लास्ट ईयर का है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ना गड़बड़ कर देते हैं इसके अंदर, ये बोल के कि सर उसमें देखो पेड है, इसमें रिसीव्ड है, इसमें उल्टा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो बोलो फटाफट कितना आएगा वो, 66,000। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च 2014। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कब मिलेगा, अगले साल, बट वो है कौन सी ईयर का, करंट ईयर का। तो करंट ईयर का तो ऐड तो करना पड़ेगा ना, एंड दैट कम्स टू 1,13,000। तो व्हाट विल बी द अमाउंट, 2,30,000 minus 66,000 plus 1,13,000. So that comes to 2,77,000. ओके, अब मुझे ये बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट बिजनेस। सर डायरेक्ट बिजनेस का जो अमाउंट है दैट इज 47,19,000। री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड जो ऐड करना है दैट इज 6,66,000 and minus reinsurance business seeded that is 2,77,000, है ना। चलो तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आएगा। बोलो 47,19,000 plus 6,66,000 minus 2,77,000 that comes to 51,08,000। ये हो गया अपना क्लिक ब्रैकेट में नेट, राइट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग ना नॉर्मली कोई एक मशीन खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 लाख और ना उस पे 5,000 रुपए का ना कैरेज इनवर्ड का चार्जेस है, तो क्या करते हो, सर मशीन है उसको लाने का खर्चा है तो मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा। वेरी गुड, तो इसका मतलब जो भी खर्चा हम लोग लिखते हैं अगर उससे रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो उसी के अंदर उसी के साथ में लिखना चाहिए। वेरी गुड। तो सिमिलरली अगर हम लोग इस क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वहां लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 2,30,000। अब अगर मैं एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का बात करूं तो ये आ जाता अपना शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4। लेकिन उसने क्या दिया है, उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, includes 35,000 surveyor fees and 45,000 legal expenses for settlement of claim। Oh my God, मतलब ये जो खर्चा है वो क्लेम के सेटलमेंट के लिए हुआ है। इसका मतलब ये जो दोनों भी खर्चा है, सर्वेयर का फीस और लीगल एक्सपेंसेस, ये जो है ये क्लेम से कनेक्टेड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये सर्वेयर का फीस और ये लीगल एक्सपेंसेस हमको क्लेम के खर्चे में ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 2,30,000 है इसी में से माइनस कर देंगे 35,000 सर्वेयर का फीस, माइनस कर देंगे हम लोग लीगल एक्सपेंसेस 45,000 और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा दैट विल बिकम योर शेड्यूल नंबर 4। ओके, तो ये जो माइनस किया वो कहाँ आएगा, क्लेम में। एक आएगा सर्वेयर फीस 35,000, तो इसी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। क्लेम ऑलरेडी खर्चा है और सर्वेयर फीस भी खर्चा है, ये तो ऐड ही होना। तो सर्वेयर का फीस 35,000
और उसी में ऐड कर देंगे लीगल का एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विथ व्हाट, क्लेम, दैट इज 45,000, दैट इज 45,000, बराबर है? यस। अब ये जो आंसर है, दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर क्लेम। So that comes to 5108 plus 35,000 plus 45,000. So that comes to 51,88,000. And this is my final answer with presentation. अब देख लेते जरा मॉड्यूल में कैसे प्रेजेंटेशन उन लोगों ने किया और उन लोगों का आंसर क्या आ रहा है। देखो इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले तो उन लोगों ने रुपीज इन 000 लिया हुआ है और उन लोगों का जो फाइनल अमाउंट है दैट इज 51,88,000 और अपना कितना आ रहा है, अपना भी आंसर वही है ना, 51,88,000। ओके, बट इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे क्लेम पेड फॉर डायरेक्ट बिजनेस है, राइट, फिर यहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्ट बिजनेस, फिर इंश्योरेंस, अच्छा इन लोगों ने क्या किया है, सब अलग अलग किया है, मतलब ये पूरा इसी के अंदर डायरेक्ट बिजनेस भी आ गया, री इंश्योरेंस भी आ गया, फिर यहाँ पे क्लेम्स रिसीव करके उन लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट किया है, फिर ये पूरा क्लोजिंग साथ में लिया है, पूरा ओपनिंग साथ में लिया है, तो प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। आई वुड रिकमेंड इनका प्रेजेंटेशन तुम मत देखो, इम्पोर्टेंट इज द फाइनल आंसर, और वो फाइनल आंसर अपने को यहाँ पे मिल चुका। ओके, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, अपने सीए के सिलेबस में से है, बट सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं सोचा एक तुम लोगों को होमवर्क के लिए दे दूं सेम टाइप का, तो दिस यू कैन डू एज होमवर्क। इसमें भी सेम है, अपना क्लेम पेड है, क्लेम रिसीव्ड है, क्लेम पेबल, क्लेम रिकवरेबल है, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें सर्वेयर का फीस है, लीगल चार्जेस है। सो ये जो क्वेश्चन तुम लोगों के सामने जो दिख रहा है, दिस इज फॉर योर होमवर्क पर्पस। ओके, सेम टाइप का सम, इट इज वेरी इजी, यू विल बी एबल टू डू दिस। So let's go to the next question. क्या दिया है, let's see. From the following information of XYZ Marine Insurance Limited. हो, मतलब ये जो कंपनी है वो मरीन इंश्योरेंस के लिए है, राइट, फॉर द फॉलोइंग ईयर एंडिंग 31st March 2014. फाइंड आउट नेट प्रीमियम अर्न्ड एंड नेट क्लेम्स इनकर्ड. ओके, मतलब क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, एक है नेट क्लेम्स अर्न इनकर्ड और एक नेट प्रीमियम अर्न। तो क्लेम वाला सम तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है, प्रीमियम का कुछ एक्स्ट्रा है जो हम लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ना क्लेम का बात कर लेते हैं। क्लेम का देखो जरा, यहाँ पे क्लेम्स पेड, डायरेक्ट बिजनेस में कितना पे किया सर, 73 लाख। 5 लाख 80 भी पे किया है क्या? हाँ सर, पे तो किया रहेगा, फटाफट बताओ पे किया तो ये कौन सा वाला बिजनेस रहेगा, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड रहेगा कि री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड? सर ये देखो, ये भी पेड है वो भी पेड है, तो पेड दोनों में बोलेगा तो री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, वेरी नाइस। फिर ये क्या लिखा है, क्लेम्स पेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2013, मतलब कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का। कब पे करोगे, करंट ईयर में, बट है कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का, क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्लेम्स पेबल एज ऑन 31st March 2014, मतलब ईयर एंड पे पेबल है, पे कब करोगे सर, ईयर एंड पे पेबल है तो कॉमन सेंस नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, बट है कौन सी ईयर का, करंट ईयर का, तो क्या होएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर। सिमिलरली क्लेम्स रिसीव्ड बोला है, क्लेम्स क्या बोला है, क्लेम रिसीव्ड। अब क्लेम तुमको मिला है, मतलब बताओ कहां से मिलेगा, री इंश्योरेंस बिजनेस सी डेट से, कितना मिला सर 2,10,000,
क्लेम्स रिसीवेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2013, लास्ट ईयर का रिसीवेबल था तो कब मिलेगा? करंट ईयर में, बट वो है कौन सी ईयर का? सर लास्ट ईयर का, तो माइनस। क्लेम्स रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2014, मतलब ईयर एंड पे रिसीवेबल है, कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर, बट वो है कौन सी ईयर का? करंट ईयर, तो क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, सो दिस इज अवर डायरेक्ट बिजनेस। ये क्या है? री इंश्योरेंस बिजनेस व्हाट? एक्सेप्टेड। और ये क्या है? सर री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड। ओके, जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगा? सर ओपनिंग लास्ट ईयर का था तो माइनस, क्लोजिंग क्या होगा? सर प्लस। यहाँ पे ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग क्या होएगा? प्लस। यहाँ पे ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो जो फॉर्मेट है वो डिक्टो सेम रखना है जैसे हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट दो सम सॉल्व किए। ओके, चलो फटाफट जरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, आंसर क्या आएगा। पहला 73 लैक्स माइनस 94,000 प्लस 1,01,000, दैट कम्स टू 73 lakhs 7,000, so that comes to 73,07,000। वो डायरेक्ट बिजनेस का हुआ। री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड का कितना आएगा? सर 5,80,000 माइनस 16,000 प्लस 12, so that comes to 5,76,000 and 2,10,000 minus 42,000 plus 39,000, that comes to 2,07,000, राइट। अब क्या है, अगर मैं बात करूं तो दिस एंड दिस विल गेट एडेड और उसमें से ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 73,07,000 प्लस 5,76,000 क्योंकि वो एक्सेप्टेड है, माइनस कर देंगे सीडेड का, दैट इज 2,07,000। सो आंसर इज 76,76,000। बोलो फटाफट ये किसका आंसर है? सर ये तो आंसर क्लेम का है। चलो लेट्स वेरीफाई। देखो यहाँ पे ये है नेट इंश्योरेंस क्लेम, राइट। फिर उसके बाद दिस इज 73,07,000 डायरेक्ट बिजनेस का, 5,76,000, देन 2,07,000 सीडेड का, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं प्रीमियम पे। सर प्रीमियम का कैसे करना है? अरे बॉस प्रीमियम का डिक्टो सेम करना है, सेम टू सेम। चलो देख लेते हैं फटाफट प्रीमियम का कैसे करना है। देखो फटाफट बताओ ये क्या लिखा है सर? प्रीमियम रिसीव। तो ये जो है ये डायरेक्ट बिजनेस है और ये जो है ये भी रिसीव्ड है, मतलब ये री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड है। और यहाँ देखो क्या लिखा, प्रीमियम पेड। पेड का मतलब ये क्या रहेगा? सर ये तो री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड रहेगा। वेरी गुड, तो डिक्टो सेम। चलो प्रीमियम रिसीवेबल ओपनिंग, बताओ लास्ट ईयर का प्रीमियम कब मिलेगा? सर करंट ईयर में, बट वो है कौन सी ईयर का? लास्ट ईयर का, तो माइनस। करंट ईयर का प्रीमियम कब मिलेगा? अगले साल, बट वो है कौन सी ईयर का? करंट ईयर का, तो प्लस। सिमिलरली ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस। ओके, चलो आंसर देख लेते फटाफट। 92 lakhs minus 4,59,000 plus 3,94,000, total is 91 lakhs 35,000। देन उसके बाद क्या आएगा?
7,86,000 minus 37,000 plus 33,000. So that comes to 7,82,000 और ये ऐड होगा क्योंकि एक्सेप्टेड है. सिमिलरली 6,36,000 minus 28,000 plus 20,000, that gives you 6,28,000 और ये हो जाएगा माइनस क्योंकि ये क्या है, री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड. सो व्हाट इज माय नेट प्रीमियम? नेट कितना आएगा सर? 91,35,000 प्लस 7,82,000 minus 6,28,000. So that comes to 92,89,000. So this is the answer for what? Net premium earned 92,89,000. So अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे, so this is the answer 92,89,000. ओके. अच्छा, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये है अपना डायरेक्ट बिजनेस का 91,35,000. अपना कितना था डायरेक्ट बिजनेस का? ये देखो यहाँ 91,35,000, राइट. देन उसके बाद री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड कितना था? 782 एंड 628. जरा चेक कर लेते हैं. 782 एंड व्हाट 628. एक्सेप्टेड है तो प्लस होगा और सीडेड है तो माइनस. क्लियर? दिस क्वेश्चन इज ऑफ सेम टाइप. तो ये क्वेश्चन अब हम लोग होमवर्क के लिए ले लेते हैं. क्या है? लेट्स सी. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रिलायबल मरीन इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010. तो जो अपना ईयर एंड है दैट इज 31 मार्च 2010. क्या बोला है? प्रीमियम कैलकुलेट करो और क्लेम कैलकुलेट करो. प्रीमियम बोले तो अपना नोट नंबर 1, क्लेम बोले तो नोट नंबर 2. ओके, चलो. तो प्रीमियम रिसीव्ड बोला है, तो ये भी रिसीव्ड है, ये भी रिसीव्ड है. तो ये डायरेक्ट बिजनेस है और ये क्या बन जाएगा? री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, राइट. 1 अप्रैल 2009, 31 मार्च 10 ओपनिंग माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग क्या आएगा? प्लस, राइट. पेड बोला है, प्रीमियम पेड. अब ये थोड़ा रॉन्ग है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, इट विल बी यहाँ पे 6,09,000. ये अमाउंट यहाँ पे आएगा. तो ये जो पूरा है ये दिस इज री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड. तो 6,09,000 उसमें से ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या होएगा? प्लस. तो सबको प्लस माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? नेट प्रीमियम. सिमिलरली अगर क्लेम का बात करें तो पेड है. तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट बिजनेस. ये क्या हो गया? री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड. और यहाँ पे क्लेम रिसीव्ड है. रिसीव्ड का मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा री इंश्योरेंस बिजनेस सीडेड. ओपनिंग माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग विल गेट एडेड. ओके. तो इसका सिर्फ मैं तुम लोगों को फाइनल आंसर शेयर कर देता हूँ सो दैट कि तुम लोगों को सॉल्व करने के बाद पता चले. जो फाइनल आंसर है प्रीमियम का इट इज 88,86,000 एंड दिस इज 72,58,000. okay, so in this manner you can see and you can solve it. okay.